हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 12th की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हम बायोलॉजी का पूरा सिलेबस करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करके आपको सभी चैप्टरों का सिलेबस बिल्कुल आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा और आपको सभी के नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, आप इन नोट्स को अपने हाथ से भी लिख सकते हो या फिर इनको समझ भी सकते हो। ठीक है, सभी चैप्टर के नोट्स हम आपको डिटेल में समझाएंगे और आपने अगर इन नोट्सों को पढ़ लिया तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो। तो पेशेंस बनाकर इन वीडियो को देखना और समझना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र। ठीक, इसमें हमारा फर्स्ट है पादप भ्रूणिकी। ठीक है, पादप भ्रूणिकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, पादप भ्रूणिकी क्या होता है? पादप भ्रूणिकी का अर्थ होता है जो पादप होता है उसके अंदर जो बीज होता है। ठीक है, पादप का जो फल होता है उस फल के अंदर बीज होते हैं। तो पादप कितने प्रकार के होते हैं, उनके फलों में किस प्रकार का आवरण होता है, बीज किस प्रकार के होते हैं और उनकी फल भित्ति किस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। जो पुष्प वाले पादप होते हैं, ठीक है, ऐसे पादप जिनमें पुष्प होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। और आवृतबीजी ऐसे पादप जिनके आवरण के अंदर बीज पाया जाता है उनका जीवन चक्र कैसा होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व पादप भ्रूणिकी के जनक, जो विश्व में सबसे पहले पादप भ्रूणिकी किसने दी। ठीक है, किसने बताया पादप भ्रूणिकी के रूप में? C.F. कुल्फ। ठीक है, C.F. कुल्फ ने क्या किया, सबसे पहले विश्व पादप भ्रूणिकी को बताया। ठीक है, पादप भ्रूणिकी क्या होता है वह बताया, इसलिए इन्हें विश्व पादप भ्रूणिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले किसने बताया, उसको भारतीय पादप भ्रूणिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पादप भ्रूणिकी का जनक तो यहाँ पर है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। जो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी थे वो क्या थे, भारत में उन्होंने सबसे पहले भ्रूणिकी के बारे में बताया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। जो पादप पुष्पी पादप क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा इंग्लिश नेम से, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें पुष्प होते हैं। ठीक है, उन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं। तो डेफिनेशन भी देखते हैं कि ऐसे पादप जिनमें पुष्पों का निर्माण होता है पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्पीय पादप मतलब ऐसे पादप जिनमें पुष्प आते हैं, कोई भी पादप हो सकता है, जैसे गुड़हल का पौधा, सरसों का पौधा। ठीक है, जिन भी पादपों में फूल आते हैं उन्हीं पादपों को पुष्पीय पादप कहते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं हम एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है एंजियो, ठीक है, और एक होता है स्पर्म। ठीक है, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के चारों ओर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं कवर्ड। ठीक है, कवर्ड का मतलब चारों ओर से कवर कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं कवर्ड। ठीक है, और स्पर्म्स का होता है सीड, सीड का अर्थ होता है बीज। ठीक है, कवर्ड का होता है आवृत या ढका हुआ। ठीक है, आवृत मतलब चारों ओर से ढका हुआ होता है ना, उसी को आवृत कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीड का मतलब होता है बीज। तो इससे मिलाकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ और सीड का मतलब होता है बीज। जो ढका हुआ बीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, इसकी एंजियोस्पर्म की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऐसे पादप जिनके बीज फल भित्ति से ढके हुए होते हैं उन्हें आवृतबीजी पादप कहते हैं। ऐसे पादप आपको दिखेंगे जिनके बीज होते हैं वो फल भित्ति से ढके हुए होते हैं। फल भित्ति का अर्थ क्या होता है, जो फल होता है उसकी बाहरी भित्ति होती है उसके अंदर बीज होते हैं, ऐसे बीजों को क्या होते हैं, फल भित्ति वाले बीज कहते हैं। ठीक है, फल भित्ति से बीज, बीज के चारों ओर आवरण होता है फल भित्ति का, उसके अंदर बीज होता है। ठीक है, बीज से ढका हुआ होता है, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, आवृतबीजी पादप कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आवृतबीजी पादपों को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया था मैंने ऊपर कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पादपों को ही एंजियोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आवृतबीजी पादपों को पुष्पी पादप भी कहते हैं।
अब आवृत बीजी पादपों को पुष्पी पादप भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो चारों ओर बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है फल भित्ति का, ठीक है। पहले पादप में पुष्प बनते हैं, पुष्प से धीरे धीरे फल बनता है, ठीक है। इसलिए ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पी पादप भी कहते हैं, क्योंकि उनमें फूल आते हैं, ठीक है। और फूल आते हैं उसके बाद उसमें फल बनता है, और फल बनता है उसमें क्या होता है? बीज होता है, बीज के चारों तरफ फल भित्ति का आवरण होता है, ठीक है। आवृत बीजी पादप सबसे विकसित प्रकार के पादप होते हैं। आवृत बीजी पादप होते हैं वो जो भी पादप होते हैं सबसे विकसित पादप होते हैं, ठीक है। तो आवृत बीजी पादप विकसित क्यों होते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले आए थे, ठीक है। सबसे पहले का मतलब क्या होता है? ये जैसे फल होते हैं, जैसे अमरूद होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है? पहले फूल आते हैं, फूल के बाद में जो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में फल बनते हैं, ठीक है। जो भी पुष्पीय पादप होते हैं उनमें धीरे धीरे फल बनते हैं, जैसे सरसों होती है, ठीक है। सरसों में पहले फूल आते हैं, फूल के बाद में सरसों के बीज बनते हैं, बीज को ही फल कह सकते हैं हम, सरसों का फल, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है पुष्प। पुष्प क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पुष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर, ठीक है। पुष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आवृत बीजी पादपों का आकर्षक अंग पुष्प कहलाता है। जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनका आकर्षक अंग ही पुष्प कहलाता है। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं हम कि आवृत बीजी पादप होते हैं उनमें सबसे आकर्षक चीज़ क्या लगती है? सबसे आकर्षक होता है उसका पुष्प, ठीक है। पुष्प सभी चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। उन कीड़ों को पुष्प ही तो आकर्षित करते हैं। पुष्प अच्छे पुष्प लगे होते हैं, जैसे हम होते हैं, हमको भी पुष्प आकर्षित करते हैं। अगर किसी पादप में अच्छे पुष्प होंगे तो पुष्प हमको अच्छे लगते हैं, उनकी ओर जाते हैं, हम देखते हैं कितने अच्छे पुष्प हैं, ठीक है। तो सबसे आकर्षक अंग क्या हो गया? उसका पुष्प हो गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आवृत बीजी पादपों का आकर्षक अंग पुष्प कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन का स्थल पुष्प कहलाता है, ठीक है। जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन है वो कहाँ पर होता है? पुष्प में होता है, ठीक है। जो लैंगिक जनन का स्थल ही पुष्प कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। पुष्प एक विशिष्ट संगनित रूपांतरित प्रजनन प्ररोह होता है। जो पुष्प होता है वो क्या होता है? संगनित होता है, विशिष्ट रूप से संगनित होता है। संगनित का अर्थ क्या होता है? संगनित का अर्थ होता है कि उसके अंदर सभी चीज़ें, छोटे से पुष्प के अंदर ही सभी चीज़ें होती है, छोटी छोटी जगहों में सारी चीज़ें मिल जाती है। सिकुड़ा हुआ, संगनित का अर्थ होता है थोड़ा सा छोटा या सिकुड़ा हुआ, ठीक है। पुष्प एक विशिष्ट संगनित रूपांतरित प्रजनन प्ररोह होता है। प्रजनन प्ररोह का अर्थ क्या होता है? ठीक है, प्रजनन का अर्थ होता है जो जनन करते हैं, प्ररोह यानी जो उसका शीर्ष होता है, ठीक है, या उसकी टहनी को ही प्ररोह बोलते हैं, ठीक है। जो प्रजनन प्ररोह होता है, क्योंकि पुष्प है उसमें ही जनन होता है, पादप के पुष्प में ही जनन होता है, इसलिए कहा गया है कि संगनित रूपांतरित प्रजनन प्ररोह होता है जो पुष्पीय पादपों में मुख्य रूप से लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होता है, पुष्प कहलाता है। जो पुष्पीय पादपों में मुख्य रूप से लैंगिक जनन के लिए, ठीक है, जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें पुष्प ही लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होता है। जो प्ररोह होता है उसमें ही लैंगिक जनन होता है और वही पुष्प क्या करता है? लैंगिक जनन करता है, ठीक है। अतः पुष्प पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है। जो पुष्प होता है उसमें ही लैंगिक जनन होता है पौधे में, ठीक है। तो लैंगिक जनन का अंग भी क्या हो गया? पुष्प ही हो गया। इसलिए पुष्प को पादप का लैंगिक जनन अंग बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्ररोह। प्ररोह को इंग्लिश में बोलते हैं शूट, ठीक है। अब ये क्या होता है तो देखते हैं। तने एवं पत्ती दोनों के संगनित रूपांतरण को प्ररोह कहते हैं। जैसे कोई तना है, उसमें से अभी पत्ती निकली है, ठीक है, ये पत्ती छोटी है, या फिर जो तना होता है, ठीक है, जैसे हमारा नीम का पेड़ मान लो, उसमें क्या हो गया? उसमें जो तना होता है उससे टहनियाँ निकली होती हैं छोटी छोटी, या फिर ऐसे तने भी होते हैं जिनमें पहले तने से ही पत्ते लगे हुए होते हैं, ठीक है, उस टहनी को ही क्या बोलते हैं? प्ररोह बोलते हैं। अगला है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? इसे कहते हैं पुष्प कृषि भी कहते हैं। पुष्प कृषि से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पुष्प कृषि क्या होता है। पुष्प कृषि होता है पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो पुष्पों की खेती करते हैं उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जैसे किसी भी
फसल से हमें पुष्प प्राप्त करने हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, सिर्फ पुष्प प्राप्त करना, ठीक है। पुष्प प्राप्त करने के लिए हम खेती करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प कृषि कहते हैं। जैसे गुलाब का पुष्प है, उसको प्राप्त करने के लिए हम गुलाब की खेती करेंगे, तो गुलाब की खेती करते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहते हैं। डेफिनेशन से समझते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। उद्यानिकी, पुष्प कृषि को क्या बोलते हैं, उद्यानिकी, ठीक है। वह शाखा जिसके अंतर्गत सुंदर पुष्प देने वाले पौधों की खेती के साथ साथ सजावटी पौधों की खेती करने से संबंधित है, तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिसके अंतर्गत सुंदर पुष्प देने वाले, जो भी सुंदर पुष्प देंगे, ऐसे पौधों की खेती की जाती है, ठीक है। जैसे गुलाब का उदाहरण दिया मैंने आपको, ठीक है। जो गुलाब का पुष्प होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। तो वो सजावट के लिए या फिर और भी चीज़ों में, शादी में, किसी भी फंक्शन में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं, ये सजावटी होते हैं, सजावट करने के काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि कहते हैं। पुष्पों की कृषि की जाती है क्योंकि हमें पुष्प मिलेंगे, उनको हम बेचेंगे और बेचेंगे तो हमें मुनाफा प्राप्त होगा, इसलिए ऐसी कृषि की जाती है कि जिनसे मुनाफा प्राप्त हो, पुष्पों को बेचकर ही मुनाफा प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पुष्प कृषि की जाती है। तो आगे हम देखते हैं जो पुष्प का डायग्राम, ठीक है। तो पुष्प में क्या होता है, पुष्प में आपको बीजाणु व्रंत, बीज, गुरु बीजाणु धानी, ये सब चीज़ें दी जाती है, ठीक है। पुष्प के अंदर कवर्ड होते हैं। हमने पढ़ा था कि पुष्प एक संगठित संरचना है, ठीक है। संगठित का अर्थ होता है छोटी सी जगह में ही बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये इतना सा पुष्प है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें मौजूद है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये है हमारा पूरा फ्लावर, पुष्प, और इसके अंदर एक एक चीज़ को अंकित किया गया है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा पुष्प व्रंत, ठीक है, क्योंकि ये पुष्प व्रंत, पुष्प होता है वो पुष्प व्रंत पे ही लगा होता है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये होता है, ये इतना हिस्सा क्या होता है, पुष्प व्रंत, ठीक है। इसके बाद में ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पर होता है हमारा पुष्पासन, ठीक है। यहाँ पर ये लगा हुआ होता है, वही अंग क्या होता है, पुष्पासन, ठीक है। इसके बाद में हमारे ये होते हैं दल, ठीक है। दल का अर्थ होता है पत्तियाँ, ठीक है। ये दो पत्तियाँ यहाँ पर बाहर की तरफ लगी होती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ लगी हुई हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ब्राह्यदल। ब्राह्यदल का मतलब होता है बाहरी पत्ती, इन्हें ब्राह्यदली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाले दल आते हैं, ठीक है। ये इनको क्या कहते हैं, दलपुंज। यहाँ पर कई सारी दल लगे होते हैं, दल का अर्थ पत्तियाँ लगी होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दलपुंज। फ्लावर होता है, जैसे गुलाब का फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है, एक दो पत्तियाँ थोड़ी होती हैं, एक के बाद बहुत सारी पत्तियाँ होती है। कभी आपने गुलाब का फूल देखा होगा तो वहाँ पर नोटिस किया होगा कि एक पत्ती होती है, उसके ऊपर एक और होती है, उसके ऊपर एक और होती है, बहुत सारी पत्तियाँ मिलकर पूरा पुष्प बनाती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये भाग है, ठीक है, ये क्या होता है, पुमंग या फिर पुंकेसर कहते हैं। ये क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। और यहाँ पर जो ये भाग होता है, ये क्या होता है, जायंग, या इसे कहते हैं स्त्री भाग, ठीक है, या फिर अंडप भी कहते हैं। ये यहाँ पर होता है नर भाग और यहाँ पर ये होता है मादा भाग, इसको जायंग कहते हैं, या फिर अंडप या फिर स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके बाद इधर को आते हैं हम, यहाँ पर हमारा ऊपर की ओर ये होता है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र क्या होता है, जिस पर पुष्प आकर जो क्या होते हैं, परागकण आकर गिरते हैं, ठीक है। यहाँ से गिरेंगे तो यहाँ पर ये भाग होगा वर्तिकाग्र, ये पूरा भाग होगा ये, ठीक है। ये तो होगा जायांग, और इसके ऊपर का भाग होगा वो होगा वर्तिकाग्र, और जो कीप होगी उसको बोलते हैं हम वर्तिका, ठीक है। और ये होगा ये भाग, ये मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल सी संरचना, ये क्या होता है, हमारा अंडाशय, ठीक है। ये मादा भाग होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर स्त्री केसर या बनाते हैं जायांग। ये क्या होते हैं, ये पुष्प के मादा भाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे आते हैं यहाँ पर पराग कोश, ठीक है। ये होते हैं हमारे
पराग कोश। इसके बाद आते हैं ये योजी उतक, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पुतंतु, जो क्या करते हैं जिसके ऊपर पराग कोश लगे हुए होते हैं। ये क्या होता है, ये पुष्प के जो मेल पार्ट होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, पुमंग, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे आते हैं बीजाणु व्रंत। ये संरचनाएं होती हैं, इनमें जो ये भाग होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, बीजाणु व्रंत। इसके अंदर जो भाग होता है ये, इसको बोलते हैं बीजाणु, या इसे बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। ये होते हैं बीजाणु व्रंत जिस पर बीज लगे हुए होते हैं। यहाँ पर ये तो है बीजाणु व्रंत, ठीक है, और ये होते हैं गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। तो पूरा पुष्प का जो संरचना है उसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, देखिए इसके आगे हम देखते हैं कि पुष्प किस प्रकार से कार्य करता है, पुष्प में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा है, पुष्प के अंदर ही देखा है, ठीक है। अब इन चीज़ों को पूरी को हम लिखेंगे और ये लिखी हुई चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया, इसके बाद लिखे हुए को भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक प्रारूपिक आवृतबीजी पुष्प पूर्ण पुष्प होता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी, प्रारूपिक आवृतबीजी क्या होता है, ठीक है, जिसमें सभी चीज़ें उपस्थित हो वो प्रारूपिक आवृतबीजी होता है। अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें ब्राह्दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयंग चारों चक्र उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, प्रारूपिक पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें ब्राह्दल भी उपस्थित हो, दलपुंज भी उपस्थित हो, पुमंग भी उपस्थित हो और जयंग भी उपस्थित हो, ऐसा पुष्प प्रारूपिक पुष्प या पूर्ण पुष्प कहलाता है। प्रारूपिक पुष्प या फिर पूर्ण पुष्प, ठीक है। ये चारों चक्र पुष्प में क्रमानुसार फूले हुए भाग पुष्पासन पर उपस्थित होते हैं। ये चारों चक्र क्या होते हैं, पुष्प के अंदर होते हैं क्रम अनुसार, ठीक है। इनका पूरा क्रम होता है, एक के बाद एक के बाद एक पाया जाता है, ठीक है। पुष्पासन रूपांतरित तना होता है जिस पर पर्ण व पर्व संधियाँ पाई जाती है। ये पुष्पासन होता है वो क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है जिस पर पर्व संधियाँ पाई जाती है। पर्व संधियाँ क्या होती है, जो इनको जोड़े रखती है, ठीक है। एक के बाद एक जो जोड़ते हैं उनको ही पर्व संधि कहते हैं। जो तना होता है वही पुष्पासन होता है, उस पे ही क्या होते हैं, पर्व संधियाँ जुड़ी हुई होती हैं। पुष्प में पाए जाने वाले भाग पत्तियों के रूपांतरण है जो पुष्पासन पर 4 चक्रों में विन्यासित रहते हैं। जो पुष्प में जो भी भाग पाए जाते हैं वो किससे रूपांतरित होते हैं, पत्तियों से। पत्तियां ही रूपांतरित होकर पुष्प के सभी भाग बनाती हैं। पुष्पासन पर 4 चक्रों में विन्यासित रहते हैं। जो क्या करते हैं, पुष्पासन में विन्यासित रहते हैं। कितने चक्रों में, 4 चक्रों में। 4 चक्रों का अर्थ क्या होता है, ब्राह्दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयंग इनमें विन्यासित हो जाते हैं। क्या, पत्तियां ही आगे चलकर इन चारों चीज़ों में, चारों चक्रों में विन्यासित हो जाती है। इस प्रकार पुष्पासन पर 4 पर्व संधियाँ पाई जाती है जिनमें सबसे नीचे की पर्व संधि पर रूपांतरित पत्तियाँ लगी होती हैं जिन्हें ब्राह्दल कहते हैं। मैंने आपको चित्र में बताया था कि जो सबसे बाहरी या सबसे नीचे जो दल पाई जाती है जिन्हें ब्राह्दल कहते हैं, क्योंकि वो बाहरी होती है, बाहर की तरफ लगी होती है, पुष्प के सबसे नीचे होती है। आप देखोगे किसी भी गुड़हल के पुष्प में तो छोटी छोटी 4 पत्तियां होती है नीचे की तरफ, पुष्प के नीचे के स्टार्टिंग वाला भाग होता है ना, जहाँ से पुष्प जुड़ा हुआ होता है पौधे से, वहाँ पर ही 4 पत्तियां होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्राह्दल बोलते हैं। दूसरी पर्व संधि पर दल, तीसरी पर्व संधि पर पुंकेसर और चौथी पर अंडप स्त्रीकेसर लगे होते हैं। तो पहली पर्व संधि होती है उस पर तो क्या लगे होते हैं, ब्राह्दल। दूसरी पर्व संधि होती है उस पर क्या लगे होते हैं, दल। तीसरी पर लगे होते हैं पर्व संधियाँ और चौथी पर लगे होते हैं पुंकेसर, अंडप या स्त्रीकेसर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किस पर लगी होती है, पुष्प पर लगी होती हैं। सभी चीज़ें पुष्प के अंदर होती हैं। पुष्प के अंदर 4 पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम में आए तो पुष्प में कितनी पर्व संधियाँ होती हैं, पुष्प में 4 पर्व संधियाँ होती है। और पहली पर्व संधि पर लगे होते हैं ब्राह्दल, ठीक है। दूसरी पर्व संधि पर लगे होते हैं दल और तीसरी पर्व संधि पर लगे होते हैं पुंकेसर और चौथी पर लगे होते हैं अंडप या स्त्रीकेसर, ठीक है। अगला देखते हैं ब्राह्दल पुंज। इसका आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ब्राह्दल पुंज।
ब्राह का अर्थ होता है बाहरी, दल का अर्थ होता है पत्तियाँ, पुंज का मतलब गुच्छा। तो जो बाहर पत्तियों का गुच्छा होता है ना, उसे ही हम ब्राहदल पुंज कहते हैं। तो देखते हैं, यह पुष्प का सबसे बाहरी पहला चक्र होता है। मैंने आपको बताया कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है पहला, वो क्या होता है? ब्राहदल पुंज। ठीक है, यह प्राय हरे रंग का पत्तियों के समान होता है। ये किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, बाहर की तरफ होता है, बाहर की मतलब सबसे नीचे होता है, जहाँ से पुष्प क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, किससे? पौधे से, वहाँ पर होता है। ठीक है, और कैसे रंग का होता है? हरे रंग का, प्राय हरे रंग का, मतलब ज़्यादातर हरे रंग का ही होता है। ठीक है, इसकी इकाई को ब्राहदल कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं? ब्राहदल। और ये कैसी होती है? एक सदस्य होती है। एक सदस्य मतलब इसमें एक ही सदस्य पाया जाता है। एक सदस्य का अर्थ होता है कि एक जैसे ही पाए जाते हैं, एक तरीके से ही पाया जाता है। ठीक है, ब्राहदल। कार्य, अब ब्राहदल होता है वो पुष्प में काम क्या करता है? ठीक है, हमने देखा कि किसी पुष्प में ब्राहदल है। ठीक है, तो भगवान को या फिर नेचर को ऐसी ज़रूरत भी पड़ी होगी कि बिना ब्राहदल के ही अगर पौधे को बना देते, तो ब्राहदल का कोई काम होगा तभी तो उसको बनाया। जैसे हमारा कान है, उसका काम क्या है? सुनना, तो इसलिए तो काम को बनाया। पैर है, वो क्या करता है? चलने के काम आता है, इसलिए पैर बनाया। अगर कोई काम ही नहीं आता तो इनको बनाकर करते ही क्या? ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ब्राहदल नेचर ने बनाया है या दिया है, तो काम क्या आता है उसको देखते हैं। इसका मुख्य कार्य पुष्पकलिका की सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना है। जब पुष्प छोटा होता है, ठीक है, पुष्प होता है वो छोटा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान करता है। जैसे कि ये पुष्प का तना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पुष्पकलिका लगी हुई है छोटी सी, अभी पुष्प बना नहीं है, केवल ये पुष्प की कलिकाएं हैं। और यहाँ पर ये दल क्या होती है? ब्राहदल, इसको सहारा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे ये जब कलिका आती है पुष्प पर, ठीक है, तो ये छोटी सी होती है, बिल्कुल कच्ची होती है। ठीक है, तो इसको सहारा प्रदान करती है, कोई भी जैसे तूफान वगैरह उसमें टूटने नहीं देती, इसको मजबूती देती है। ठीक है, ये काम करती है। पहला तो काम ये हो गया कि सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। ठीक है, ब्राहदल पुष्प कलिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। ठीक है, कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करना। जब पुष्प में कलिका होती है तो कलिका के अंदर बहुत छोटे छोटे नाजुक जननांग होते हैं, कैसे स्त्री के सर, पुंग के सर, ये चीज़ें होती हैं, और भी चक्र होते हैं, उनको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कुछ तूफान आया तो तूफान में जो अंदर चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये क्या करता है? नीचे की तरफ से पुष्प को पूरा जो कलिका है उसको पूरा घेरा हुआ होता है, जो इससे क्या होता है? उसको नुकसान नहीं पहुंच पाता है। किसको? जो पुष्प के जननांग होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंच पाता है। पुष्प के यहाँ पर आप कलिका को कह सकते हैं कि पुष्प अभी बना नहीं है, वो कलिका के रूप में ही है, तो उसको सुरक्षा कौन देता है? ब्राहदल पुंज। ठीक है, और अगला काम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उससे ये भोजन भी बनाता है। ठीक है, पौधे को सहारा देता है, एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण करके उसको भोजन देता है। जो और पत्तियां करती है वही काम ये भी करता है। अगला है हमारा दलपुंज। ठीक है, दलपुंज का अर्थ क्या होता है? दल का अर्थ होता है पत्तियां, पुंज का अर्थ होता है गुच्छा, पत्तियों का गुच्छा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्राहदल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैलेक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? कहीं भी अगर हमें ब्राहदल को दर्शाना होगा तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, इसी प्रकार से हम दलपुंज है उसको किससे? सी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरोला, इसलिए हम इसे सी से प्रदर्शित करेंगे। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर कैलेक्स को कैसे किया है, यहाँ पर अगर, और यहाँ पर इसको सी से किया है, दोनों का स्टार्टिंग नेम सी ही है, इसलिए उसको कैसे कर दिया और इसको सी से कर दिया।
तो देखते हैं दलपुंज की डेफिनेशन। ठीक है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पहला चक्र क्या होता है? अब आप इस चीज़ को कमेंट में बताओगे, आपको मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे समझा कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट में बताओगे कि पहला चक्र क्या होता है, पुष्प का पहला चक्र क्या होता है। इस चीज़ को आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, आपको एक एक स्टेप इतना समझा कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस वीडियो पर आपको 10th की, 9th की, 8th की और साइंस और 11th की, 12th की बायोलॉजी पूरी फिनिश मिलेगी। ठीक है, और आपके कोई स्टूडेंट्स और नज़र में है जो पढ़ना चाहता है, फिर अपने क्लासमेट्स को आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं, चैनल को भेज सकते हैं, वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा और अच्छी तरीके से नोट्स, प्रॉपर नोट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पहला चक्र आपको बता दूं कि पहला चक्र होता है हमारा ब्राह्मदलपुंज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, उसमें से पहला है हमारा ब्राह्मदलपुंज और दूसरा है हमारा दलपुंज। ठीक है, इसकी इकाई को दल पंखुड़ी दल पत्र कहते हैं। दल पंखुड़ी, क्योंकि ये क्या होता है, दूसरा भाग चक्र है, तो इस पर क्या होते हैं, दल लगे होते हैं या पंखुड़ियाँ होती है, इनकी बड़ी बड़ी दल होते हैं, इसलिए इसके क्या कहते हैं, पंखुड़ी भी कहते हैं। पुष्प की पंखुड़ी होती है ना, वही होती है दल, तो इन्हें दल पत्र भी कहते हैं। ठीक है, दल रंगीन, आकर्षक, चमकीले, सुगंधित होते हैं। दल का अर्थ होता है पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या होती है उसकी, रंगीन, आकर्षक, चमकीले, सुगंधित। जैसे कि गुलाब का पुष्प है, तो उसकी पत्तियाँ क्या होती है, रंगीन होती है, लाल कलर की। ठीक है, आकर्षक होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, उसके बाद चमकीले, चमकीले भी होते हैं, उसमें आप देखोगे लाइट से देखना कि वो चमकती है। ठीक है, और सुगंधित तो होती है, गुलाब में कितनी मस्त खुशबू आती है, आप तो ये सब जानते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कार्य, जो दल होते हैं, पत्तियाँ होती है, वो पुष्प में कार्य क्या करती है। देखो, दलों का मुख्य कार्य परागकण हेतु पक्षियों, जंतुओं और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना है। जो दल होता है, पत्तियाँ होती हैं, उसका मेन काम क्या है, जो परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाने का काम होता है पुष्प का। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो पत्तियाँ होती है वो जीवों को, ठीक है, पक्षियों को, जंतुओं को, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, तो जीव आते हैं, देखते हैं, तो क्या करते हैं, उनके चिपक के और जो परागकण दूसरे पुष्प पर चले जाए, इस प्रकार से उसको आकर्षित करने का काम करती है पत्तियाँ। ठीक है, और यहाँ पर एक विशेष नोट, अब नोट क्या है देखिए, ब्राह्मदल और दलपुंज दोनों पुष्प के सहायक चक्र, सहायक भाग, सहायक अंग होते हैं। जो ब्राह्मदल और दलपुंज हैं, दोनों पुष्प के सहायक चक्र या सहायक भाग होते हैं। किस प्रकार से, जैसे ब्राह्मदल होता है, वो तो क्या करता है, पुष्प, जो पुष्प कलिका होती है उसकी सुरक्षा करता है, जो उसके अंदर जो जननांग होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। और दलपुंज क्या करता है, दलपुंज क्या करता है कि पुष्प के जो भी परागकण को पहुंचाने के लिए जीव जंतुओं को आकर्षित करता है। ठीक है, क्या हो कि पुष्प में निषेचन हो। ठीक है, इसलिए क्या करता है, जीवों को आकर्षित करता है, मतलब दोनों क्या करते हैं, पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं, जो अपनी अपनी क्षमता होती है उसके हिसाब से। वो तो परागकण हेतु क्या करता है, जीवों को आकर्षित कर लेता है, और जो ब्राह्मदल होते हैं वो उसको सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। तो एक तरीके से ये पुष्प को सहायता देते हैं। ठीक है, तो ये बंध्य भाग होते हैं। बंध्य भाग क्या, बंध्य भाग का अर्थ क्या होता है, बंध्य का अर्थ ये जनन में काम नहीं आते हैं। ठीक है, जो पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया होती है उनमें ये काम नहीं आते हैं। ठीक है, पुष्प में के जनन में काम आते हैं केवल उसके पुमंग भाग और स्त्री केसर वाले भाग। ठीक है, इनका जनन में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इनको बंध्य भाग कहते हैं। बंध्य का अर्थ होता है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ, जिन लेडीज़ों के बच्चे नहीं होते उनको बांझ बोलते, बांझ। ठीक है, उसी प्रकार इनके भी बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि इनका भी कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इनको भी बंध्य बोल दिया गया है। ठीक है, हाँ,
यहाँ पर एक विशेष नोट देखते हैं कि बाह्यदल और दलपुंज दोनों पुष्प के सहायक चक्र या सहायक भाग होते हैं। जो बाह्यदल और दलपुंज ये दोनों क्या करते हैं, पुष्प की सहायता करते हैं। उसको एक तो क्या करता है, पुष्प को, जो बाह्यदल पुंज होता है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, और जो दल होता है वो क्या करता है, जो निषेचन के लिए जो कीड़ों को, जीवों को, सबको आकर्षित करता है, पुष्प को, जनरेशन को बढ़ाने में दोनों मदद करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सहायक चक्र या फिर सहायक भाग कहते हैं। ये बंधे भाग होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर पुमंग। ठीक है, इसको लिखते हैं ए से। अगर हमें पुमंग को कहीं दर्शाना होगा तो हम किससे लिखेंगे, उसको ए से, क्योंकि इसका जो इंग्लिश नेम है उसका फर्स्ट लेटर ए से आ रहा है, इसलिए हम इसे ए से लिखेंगे। यह पुष्प का तीसरा और आवश्यक चक्र होता है। अब आप कमेंट में पहला और दूसरा चक्र मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तीसरा भाग होता है या तीसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। जो इसकी इकाई होती है, इकाई का अर्थ क्या होता है, या फिर इसको दर्शाते हैं या फिर बोलते हैं, इसको पुंकेसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। पुष्प का नर भाग होता है। जनन करने के लिए नर भाग, दो भाग होते हैं। ठीक है, मादा भाग और नर भाग। उसका नर भाग क्या है, पुष्प का पुंकेसर। ठीक है, तो प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों परागकोश, योजी और पुतंतु से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो प्रत्येक भाग होता है वो किस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पुष्प का जो नर भाग होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और पुतंतु। ठीक है, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। जो पुंकेसर होते हैं उनको लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण क्या होता है, अब इसको भी देखते हैं हम। लघु बीजाणु पर्ण क्या होता है, उसके अंदर जो भाग होते हैं, जो पुंकेसर है उसके अंदर के भाग होते हैं। अब लघु बीजाणु पर्ण क्या होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु पर्ण होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, जो योजित या पुतंतु के शीर्ष भाग पर लगे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं, शीर्ष भाग पर होते हैं। ठीक है, अब जो चौथा चक्र आ गया हमारा, चौथा और आखिरी पुष्प का चक्र, उसे हम कहते हैं जायांग। ठीक है, तो जायांग क्या होता है, देखिए यह पुष्प का सबसे भीतरी या अंतिम या चौथा चक्र है। पुष्प का तीनों चक्र को, अब आप पुष्प के तीनों चक्र हैं उनको मुझे कमेंट में बताओगे कि पुष्प के तीनों चक्र कौन कौन से हैं। ये कौन सा है, जायांग कौन सा चक्र है, पुष्प का चौथा चक्र है। इसकी इकाई को अंडप, स्त्रीकेसर भी कहते हैं। ठीक है, इकाई का अर्थ क्या है, इसके दूसरे नाम। ठीक है, इसको अंडप भी कहते हैं या स्त्रीकेसर भी कहते हैं, जायांग या स्त्रीकेसर। अगला पॉइंट देखते हैं, अंडप या स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जननांग होता है। जो पुष्प का मादा जननांग क्या होता है, स्त्रीकेसर या क्या, स्त्रीकेसर या अंडप, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, अंडप 3 भागों अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो अंडप होता है, अंडप स्त्री भाग, जो पुष्प का स्त्री भाग है अंडप, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। इन सब चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पर, इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, जो पुष्प है उसके चित्र में ही आपको बता दिया है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, और आप देख लेना वहाँ पर जाकर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर पुष्प का स्त्री भाग बना रही है। ठीक है, अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। जो अंडप होता है उसको गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। अंडप या स्त्रीकेसर को और क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण या गुरु बीजाणु धानी या फिर लघु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। अंडप या जायांग का फूला हुआ आधारी भाग अंडाशय कहलाता है। जो अंडप या जायांग का फूला हुआ आधारी भाग, नीचे का भाग जो मोटा सा बताया था मैंने आपको, ठीक है, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में बीजांड और अंडाशय में बीजांड और बीजांड में भ्रूण कोश पाया जाता है। अंडाशय में बीजांड और बीजांड में क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का अर्थ क्या है, जो भ्रूण होता है, ठीक है, वो ही उसके अंदर बनता है। भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण बनता है।
और फल बनता है। ठीक है, भ्रूण कोश में मादा युग्मक अंड कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जैसे ही भ्रूण कोश है उसके अंदर क्या पाया जाता है, युग्मक अंड कोशिका, मादा युग्मक अंड कोशिका। ठीक है, मादा युग्मक क्या, अंड कोशिका पाई जाती है। वो क्या करती है, जैसे परागकण आएगा वो मादा युग्मक अंड कोशिका से चिपकेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बन जाएगा, निषेचन होने के बाद में फल बन जाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस चलती है। पुष्प के चारों चक्रों के बारे में मैंने बता दिया है और पुष्प में कुछ नहीं है। ठीक है, और अब देखते हैं हम कि पुष्प के क्या कार्य है। पुष्प के कार्य, पुष्प क्या क्या कार्य करता है। नर एवं मादा जननांग को धारण करना। जो पुष्प क्या होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों जननांग होते हैं अंदर उसके। ठीक है, अगला है नर जननांगों में नर युग्मकोद्भिद और मादा जननांगों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास करके क्रम से नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का निर्माण करना। जो नर जननांग होते हैं उनमें नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, परागकण, और मादा जननांग, ठीक है, या फिर मादा युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, अंड कोशिका, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, पुष्प के अंदर क्या करते हैं, पुष्प करते हैं। ठीक है, पुष्प का ये भी कार्य है नर जननांग को बनाना और मादा जननांग को बनाना, जिससे दोनों चीज़ों को तैयार करता है। ठीक है, विपरीत लिंग के युग्मकों का संयोजन तथा निषेचन की क्रिया को पूर्ण कराना। पुष्प के अंदर ही जो विपरीत लिंग होते हैं उनका संयोजन कराता है और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको कंप्लीट भी कौन कराता है, पुष्प ही कराता है। फलों एवं बीजों का निर्माण करना। जो बीज होते हैं और फल होते हैं उनका निर्माण भी पुष्प का ही कार्य है। पुष्प है वो ही उनका निर्माण करता है, फलों का और बीजों का। ठीक है।